प्रीवियस लेक्चर में हमने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी निकाली थी। अब हम उसी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज देखेंगे, PIV। तो 6th पॉइंट है हमारा PIV, प्रतीप शिखर वोल्टता। अब देखिए, जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के बाद में जो 2 डायोड लगे हुए हैं उसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में तो हमारे पास एक ही डायोड था, तो इसके एक टर्मिनल पे +Vm वोल्टेज था, इस पे -Vm वोल्टेज होगा। और इस स्थिति में जब ये ऑन होगा तो +Vm, और अगर ऑफ होगा तो -Vm वोल्टेज। तो एक ही साइकिल बन रहा था, इसलिए यहाँ पर PIV का मान Vm ही था। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में चूंकि हमारे पास में 2 डायोड हैं और दोनों में क्या होता है, एक बार ये ऑन होता है, एक बार ये ऑन होता है। तो जब ये ऑन है तो उस स्थिति में ये ऑफ होगा। अगर ये ऑफ है तो क्या होगा, इसके ऑन होने के कारण इधर तो Vm वोल्टेज है, तो इसके नेगेटिव टर्मिनल पे तो +Vm वोल्टेज होगा, क्योंकि ये साइकिल तो ऐसे ही कंप्लीट होगा ना। तो ये +Vm और इधर -Vm वोल्टेज होगा। फिर सिमिलरली सेकेंड हाफ साइकिल में ये ऑन होगा और ये ऑफ होगा, तो इसके ऑन होने के कारण इस पर ऐसा इंड्यूस होगा वोल्टेज कि एक बार इस टर्मिनल पे -Vm वोल्टेज, एक बार इस पे +Vm वोल्टेज। तो चूंकि इसमें 2 डायोड हैं, तो एक के ऑन होने के कारण जो ऑफ है उसके भी अनदर टर्मिनल पे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। तो इस पर टोटल जो PIV होती है वो कितनी होती है, 2Vm। इसलिए आपको याद रखना है कि उसमें वोल्टेज Vm था एक ही डायोड के कारण, बट यहाँ पर 2 डायोड हैं तो और दोनों अल्टरनेटिवली ऑन ऑफ होते रहते हैं, तो सर्किट में जो करंट घूम रहा है वो तो है, तो एक बार एक के कारण करंट है, दूसरी बार दूसरे के कारण करंट है, तो फाइनली जो टोटल करंट हमें मिलता है वो कितना मिलता है, 2Vm। तो इसलिए इसकी PIV कितनी होती है फुल वेव रेक्टिफायर की, वो होगी 2Vm। ठीक है। 7 नंबर का पॉइंट है हमारे पास निर्गत वोल्टता में घटक, कंपोनेंट्स इन आउटपुट वोल्टेज। अब आउटपुट वोल्टेज के कंपोनेंट्स निकालने हैं आपको, तो आपको प्रोसेस पता है क्या प्रोसेस है हमारे पास। सबसे पहले हम फूरियर सीरीज लिखते हैं, I = A0 plus summation of n is equal to 1 to infinite an cos n omega t plus summation of n is equal to 1 to infinite bn sin n omega t। और फिर इनके भी मान आपको पता है, A0 बराबर कितना होगा, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t I dt। an कितना होगा, 2/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t I cos n omega t dt। bn कितना होगा, 2/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t I sin n omega t dt। ये A0, An एंड Bn के मान। अब I का वैल्यू आपको पता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, Im sin omega t for interval 0 to t/2 and -Im sin omega t for interval t/2 to t। तो ये आपके पास में करंट्स की वैल्यू हो जाती हैं। इन करंट्स की वैल्यू को जब आप इनमें रख के इनको सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहले जो I1 मिलेगा वो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह ही मिलेगा। वो क्या मिलेगा हमें, इसमें DC मिलेगा हमें 2Im/π प्लस Im/2 sin ओमेगा t। फिर नेक्स्ट हमें मिलेगा Im/2 sin ओमेगा t। फिर नेक्स्ट माइनस ऑफ 2 Im/π। अब यहाँ 2 ना मिलके मिलता है 4 Im/π इंटू, और फिर आपको मिलेगा ये आपको Im/π, ये आपको Im/2 sin ओमेगा t माइनस Im, यहाँ पे 2 Im/π cos 2 ओमेगा t/3 प्लस cos 4 ओमेगा t/15 एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन
जब हम इसी प्रकार I2 निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा Im अपॉन पाई माइनस Im अपॉन 2 साइन ओमेगा टी माइनस 2 Im अपॉन पाई और इधर वही cos 2 ओमेगा, अब ये ओमेगा टी और इसमें सेकेंड हाफ साइकिल चूंकि नेगेटिव के कारण मिल रहा है तो पाई का फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा, तो ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 3 प्लस cos 4 ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 15 एंड सो ऑन। ये हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब चूंकि cos पाई प्लस थीटा भी cos थीटा ही होता है तो फिर ये वही रहेगा। देन टोटल करंट क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 में ये दोनों जोड़ेंगे आप तो कितना मिलेगा 2Im अपॉन पाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये माइनस ऑफ 2Im अपॉन पाई माइनस ऑफ 2Im अपॉन पाई माइनस ऑफ 4Im अपॉन पाई। ठीक है, फिर अंदर क्या रहेगा cos 2 ओमेगा टी अपॉन 3 प्लस cos 4 ओमेगा टी अपॉन 15 एंड सो ऑन। ये इस तरह से मिलता है हमें इसमें आउटपुट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास में फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो कंपोनेंट है ये किसका है, डीसी का जो डबल हुआ है। एसी के कंपोनेंट में साइन वाला हट गया और ओनली ये बचा है, तो ये एसी कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस इन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे फर्स्ट डिफरेंस तो क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स ओनली हाफ करंट इनटू डीसी। ये आधी तरंग को रूपांतरित करता है बट इट कन्वर्ट्स फुल करंट, ये पूरी तरंग को रूपांतरित करता है। ठीक है, फिर सेकंड डिफरेंस क्या है, इसमें जो हम ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं डू नॉट हैव, साधारण ट्रांसफॉर्मर है, डू नॉट हैव सेंटर ट्रैप ट्रांसफॉर्मर, मध्य निष्कासी बिंदु वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं है। लेकिन इसमें जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो कौन सा है, सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर, मध्य निष्कासी बिंदु वाला ट्रांसफॉर्मर है। फिर इसके लिए IDC कितना होता है, इसके लिए IDC Im अपॉन पाई, इसके लिए IDC Im अपॉन पाई 2। फिर इसके लिए EDC Im अपॉन पाई, Im कितना होता है Vm अपॉन पाई R प्लस RL इंटू RL, इसके लिए 2 लग जाएगा आगे, 2 Vm अपॉन पाई R प्लस RL इंटू RL। फिर इसके लिए IRMS, ये आपको मिलेगा Im अपॉन √2, इसके लिए ERMS, ये आपको मिलेगा Im अपॉन √2, सॉरी इसमें Im अपॉन 2 था IRMS, और इसमें IRMS है आपके पास Im अपॉन √2। इसी तरह से ERMS इसमें है Vm अपॉन 2 R प्लस RL इंटू RL, और इधर है आपके पास ERMS फुल वेव में Vm अपॉन 2 R प्लस RL इंटू RL, बट ये √2। ठीक है, फिर 7th है, इसमें आपके पास एफिशिएंसी ईटा जो है वो है 40%, 40.6% ईटा मैक्सिमम।
इसमें आपके पास ईटा मैक्सिमम है 81.6%, 81.2%। फिर इसमें आपको रिपेल फैक्टर R जो है वो ग्रेटर देन 1 मिलता है, R लेस देन 1। इसमें आपको IAC ग्रेटर देन IDC मिलता है, इसमें आपको IAC लेस देन IDC मिलता है। इसमें आपके पास R की वैल्यू आती है 1.21, इसमें आपके पास R की वैल्यू आती है 0.48। इसमें आपके पास और क्या डिफरेंस ले सकते हैं हम, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन VR होता है इसमें VM अपॉन पाई, ठीक है, माइनस ऑफ IDC इंटू R। यहाँ पर तो VM अपॉन IDC इंटू R ही है, अपॉन VM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R। जबकि इसमें वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है आपको IDC इंटू R अपॉन 2VM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन के बाद PIV, इसकी आपकी PIV है VM और इसकी PIV है आपके पास फुल वेव की। ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसकी PIV है आपके पास 2VM। लास्ट आउटपुट में कंपोनेंट, इसमें आपके पास जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है, IM अपॉन पाई प्लस IM अपॉन 2 साइन ओमेगा t माइनस 2IM अपॉन पाई कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 3 प्लस कॉस 4 ओमेगा t अपॉन 15 एंड सो ऑन। लेकिन इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, इसमें आपके पास है 2IM अपॉन पाई, IM साइन ओमेगा t वाला नहीं है, 4IM अपॉन पाई इंटू cos 2 ओमेगा t अपॉन 3 प्लस cos 4 ओमेगा t अपॉन 15 एंड सो ऑन। ये इस तरह से इसमें कंपोनेंट्स है। तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको मैंने एक बार शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है कि इतना हमें डिफरेंस मिलता है दोनों रेक्टिफायर्स में, और आप हर एक आधार पर पता लगा सकते हो कि आपके पास बेटर रेक्टिफायर कौन सा है, फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में भी हमारे पास दो कमियां थी। पहली तो ये कि इसमें सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर होने के कारण ऐसा मतलब जो रेक्टिफायर बनाना पड़ रहा था वो बहुत लार्ज साइज का बनाना पड़ रहा था। हर एक सर्किट में हम उस रेक्टिफायर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो एक तो सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर वाली कमी, जिसके कारण इसका साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और दूसरी कमी ये थी कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो दो डायोड लगे हुए हैं उनकी PIV का मान 2VM है। 2VM PIV बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास जनरली ऐसे डायोड अवेलेबल नहीं होते हैं जो इतनी ज़्यादा PIV को सहन कर सके। तो इन कमियों को दूर करने के लिए हमें एक नया रेक्टिफायर का निर्माण करना पड़ा। तो थर्ड टाइप ऑफ रेक्टिफायर है आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर। इसे हम बोलते हैं सेतुदिष्टकारी। ये रेक्टिफायर वैसे तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस दिष्टकारी की एफिशिएंसी, दक्षता, रिपेल फैक्टर पूर्ण तरंग दिष्टकारी से सब बेकार होते हैं। मतलब इसमें रिपेल फैक्टर ज़्यादा आता है, दक्षता इसकी बहुत कम होती है। दक्षता कम होने के कारण ये भी बेकार है। तो सबसे बेस्ट तो फुल वेव रेक्टिफायर ही है। फिर भी हमें इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने 2 डायोड लिए थे और इसमें 4 डायोड लिए गए हैं, लेकिन 4 डायोडों को एक ब्रिज आकृति में जोड़ा गया है। तो बनाते हैं हम। सबसे पहले ये हमारा इनपुट वोल्टेज सोर्स VI, ट्रांसफार्मर इसमें साधारण ट्रांसफार्मर ही लेंगे
ये इसकी प्राइमरी कॉइल, ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये इसकी सेकेंडरी कॉइल, आप चाहें तो इनको कुछ और नाम दे देते हैं, PQ, RS, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल के टर्मिनल्स के बीच में 4 डायोडों को सेतु आकार में जोड़ा जाता है। इसमें ये इस तरह से, जिस तरह से हमने P भाग लगाए हैं वही लगाने हैं आपको। यहाँ पर इसका P है, इधर N भाग से कनेक्टेड है, ऐसे ही इधर ये N भाग इसके P भाग से कनेक्टेड है। ये इस तरह से 4 डायोड आपके सेतु आकृति में जुड़े होंगे। यहाँ हम एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं इसमें, RL, ठीक है। ये जो लोड रेजिस्टेंस है RL, इसका वायर ये इस तरह से क्रॉस होके इधर से वापस इसी पे जाएगा, ठीक है। इस लोड रेजिस्टेंस RL पर ही हम आउटपुट को नोट करते हैं, V आउटपुट। इस डायोड को यहाँ पर टर्मिनल दे रही हूँ मैं A, B, C, D। ये डायोड है हमारा D1, D2, D3 एंड D4, ठीक है। सबसे पहले इनपुट वोल्टेज सोर्स से आएगा और यहाँ पर सेकेंडरी वोल्टेज उत्पन्न होगा। ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस के कारण सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसे सेकेंडरी वोल्टेज VS बोलते हैं, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज के रूप में हमारे पास जो वोल्टेज है वो कौन है, VS। ये आपका T/2 टाइम इंटरवल, ये T, ये 3T/2, 2T, 5T/2, 3T एंड सो ऑन। ये टाइम वर्सेस वोल्टेज कर्व इनपुट के लिए। अब हर एक इनपुट वोल्टेज के हर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे इनपुट वोल्टेज का, तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर, उसी टाइम पे नेगेटिव पोलैरिटी नीचे होती है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में फर्स्ट या थर्ड या फिफ्थ, इन ईच पॉजिटिव हाफ साइकिल हम देखना चाहते हैं करंट्स कैसे मिलती है। तो आप देखिए, जब भी पॉजिटिव, अब इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज हाई टू लो फ्लो होता है ऑलवेज, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा, पॉजिटिव डायोड के N भाग से कनेक्ट होगा, तो D1 डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ। पॉजिटिव डायोड के P भाग से कनेक्ट होगा, तो D2 डायोड क्या हो जाएगा, ऑन। तो करंट इस रास्ते से जाएगी या इस रास्ते से, यहाँ से जाएगी। तो ये रास्ता बनाया हमने, ठीक है। फिर यहाँ से जाने के बाद अब ये करंट यहाँ से इधर जाएगी, ये इधर नीचे जाएगी, ये करंट यहाँ जाएगी। यहाँ से जाने के बाद ये यहाँ जाएगी। अब ये यहाँ पर आकर फिर रुक गई। अब ये सोचेगी कि इधर जाना है या इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव ही आ रहा है जो भी आ रहा है। अब ये पॉजिटिव डायोड के P भाग से कनेक्ट होगा तो ये भी ऑन होता, और इससे कनेक्ट होगा तो ये भी ऑन होता। बट करंट हमेशा कहाँ जाती है, हाई टू लो। पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा। डायोड क्या रहेगा, ये ऑफ ही रहेगा। पहले ऑफ ही था, अभी भी ऑफ ही रहेगा। पॉजिटिव किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ। वोल्टेज हमेशा कहाँ जाता है, हाई से लो की ओर। तो अब ये इस रास्ते से कहाँ जाएगी, यहाँ पर। तो डायोड D4 और D2 के रास्ते पर करंट है, D1 और D3 के रास्ते पर कोई करंट नहीं है। तो पहले हर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देख सकते हो कौन से डायोड ऑन मिले हैं, D2 एंड D4, बट D1 एंड D3 क्या है, ऑफ। तो जो करंट मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, RL में ऊपर से नीचे की ओर D2 डायोड्स के कारण। तो इन ईच पॉजिटिव हाफ साइकिल वी गेट करंट
ड्यू टू डायोड D2 एंड D4, और जो नेगेटिव हैं उनके कारण करंट नहीं मिल रहा है तो 0। ठीक है, अब दोबारा बात करते हैं हर एक नेगेटिव हाफ साइकिल की। जब आपने पोलैरिटी चेंज कर दी इनपुट वोल्टेज की तो नेगेटिव हाफ साइकिल दे रहे हो, तो अब क्या होगा, नेगेटिव ऊपर होगा। तो अब हमारे को नेगेटिव को देखना है। पहले वोल्टेज का पाथ क्या था, पॉजिटिव वाले केस में वोल्टेज का पाथ जा रहा है आपके पास A D E से फिर वापस C से वापस B, और B से हम वापस यहाँ से घूम के कहाँ जाएंगे, फिर ऊपर A पे। तो ये इस तरह से साइकिल कंप्लीट। अब नेगेटिव वाले में क्या होगा, जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी, तो ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी, नीचे पॉजिटिव पोलैरिटी। जहाँ पॉजिटिव देंगे वहीं से चलना स्टार्ट करना है। अब यहाँ से चलेंगे आप तो इधर जाएं कि इधर, पॉजिटिव डायोड के N भाग से कनेक्ट होगा, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ। ये ऑफ हो गया, D4 ऑफ हो गया। पॉजिटिव P भाग से कनेक्ट होगा तो ये डायोड क्या होगा, ऑन। तो अब की बार कौन सा डायोड ऑन है, D3। यहाँ से करंट जाएगी, इसको डैश डैश से बना रहे हैं, D3 यहाँ जाएगी। यहाँ से पॉजिटिव है, ये डायोड का N भाग है तो इधर तो जाएगी नहीं, तो ये तो ऑफ ही रहेगा। D4 पहले ऑफ हो गया और D2 भी ऑफ हो गया, तो किधर जाएगी करंट, E की तरफ, और RL में से ऐसे जाएगी। ये रास्ता बनेगा अब करंट का। तो RL में से वापस करंट कहाँ है, ऊपर से नीचे की ओर। RL पे करंट आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो पहले की डायरेक्शन में ही आ रही है, पहले भी ऊपर से नीचे की ओर ही आ रही थी, उसी डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव वोल्टेज के कारण हमें करंट तो मिल गई। कौन कौन से डायोड्स के कारण मिली है वो अभी देखते हैं। यहाँ से जाके ये करंट ऊपर जाएगी, अब C पे आके अटक गई। अब पॉजिटिव यहाँ से, ये डायोड क्या है आपका, पॉजिटिव P से कनेक्ट होता है, ये भी ऑन होगा, पॉजिटिव इससे कनेक्ट होगा, ये भी ऑन। पर ये तो हमने पहले ऑफ मान लिया था ना, पहले इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण ये ऑफ हो गया था। अब पॉजिटिव करंट यहाँ आ गया है, पॉजिटिव की तरफ नहीं जाता है, पॉजिटिव किधर जाता है, नेगेटिव की तरफ, हाई टू लो। तो अब कौन सा डायोड ऑन होगा, D1। तो यहाँ से करंट कहाँ जाएगी, D1 की तरफ। फिर यहाँ से करंट कहाँ जाएगी, वापस बिंदु B की तरफ। ठीक है, तो इस स्थिति में ये डॉट वाला साइकिल देखना है आपको। B से लेकर के गई D पे, D से जाएगी ये करंट आपकी E पे, E से जाएगी C पे, C से वापस जाएगी ये A पे, और A से फिर जाएगी वापस B पे। तो अब की बार ये साइकिल होगा आपका। इस स्थिति में डॉट वाला देखना आप, डॉट वाली करंट एक तो D3 डायोड से जा रही है, घूम के वापस D1 डायोड से जा रही है। तो D1 और D3 डायोड्स ऑन है, इसलिए हमें जो करंट मिल रही है वो कौन कौन से डायोड के कारण मिल रही है, ड्यू टू डायोड D1 एंड D3। और फाइनली आउटपुट देखें तो सभी के कारण मिल रहा है कंटिन्यूसली, एक बार D2 एंड D4 के कारण, एक बार D1 एंड D3 के कारण। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमें इसमें कंटिन्यूसली करंट मिल रही है, इसलिए ये भी एक तरह का फुल वेव रेक्टिफायर ही है। लेकिन इसमें भी 4 डायोड लगाने के कारण रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बहुत बढ़ने के कारण आउटपुट वोल्टेज फिर डिक्रीज हो जाता है। तो DC हमें कोई ज़्यादा मान की नहीं मिलती, मैग्नीट्यूड उसका कम हो जाता है। इसलिए हमारे पास सबसे बेस्ट रेक्टिफायर कौन सा है, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, थैंक यू।